चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब की एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी की एक और नई कैटेगरी जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड बैक बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर भी चालू कर लिया है और यहाँ पे अपना वेब एप्लीकेशन भी खोल लिया है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं बी बग। ये लॉगिन पे क्लिक किया, हम लॉगिन हो गए और यहाँ से अब हम अपनी वल्नरेबिलिटी आज की सिलेक्ट करेंगे। वल्नरेबिलिटी का नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड बैक बटन, ये वाली। चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये हैक पे क्लिक किया और ये देखिए हम आ गए आज की वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर, एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड बैक बटन। अब यहाँ पे इस पेज पे क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज। मतलब हम यहाँ पे बैक बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये आती है सबसे पहली कि एक्सएसएस हम ज़्यादातर फाइंड करते हैं। अभी तक जो भी हमने सारे वीडियोस देखे हैं उसके अंदर हमने फाइंड किया किसी इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि हमें कोई इनपुट फील्ड ही नहीं दिख रही है, तो हम कहाँ पे ट्राई करेंगे। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आपके साथ आ सकती है, आपके सामने आ सकती है कि कहाँ पे आप वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे। कहीं पे इनपुट फील्ड ही नहीं है पेज के ऊपर। ठीक है, तो कहाँ पे ढूंढोगे ये चीज़। आप अगर बग बाउंटी कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इनपुट फील्ड नहीं है फिर भी हम कैसे एक्सएसएस को ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि इस पेज का हम सोर्स कोड देखते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज का सोर्स कोड खुल गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे इनपुट डाला हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या फिर ये जो गो बैक बटन है, गो बैक बटन को पहले हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। गो बैक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस पोर्टल वाले पेज पे आ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, गो बैक बटन वाले पेज पे हम सोच सकते हैं कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो वापस जाते हैं बैक बटन पे सिलेक्ट करके हैक पे। तो यहाँ पे गो बैक का जो बटन है उस पर कुछ हो सकता है, तो उसका सोर्स कोड हमने खोला है। गो बैक कहाँ से होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। ये जो यहाँ पे इसका ये जो मैसेज है क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज, वो मैसेज यहाँ पे लिखा है। देखिए क्लिक द बटन टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज और उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने हमने अगर सोर्स कोड देखा तो सोर्स कोड में हमें समझ में आ रहा है कि उसके नीचे ठीक एक इनपुट फील्ड है। ये इनपुट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है जो टाइप है बटन। ठीक है, इनपुट फील्ड का बटन टाइप है, यानी कि ये गो बैक का बटन हो गया। अब गो बैक, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू भी हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, गो बैक लिखा हुआ है, यानी कि ये जो गो बैक लिखा हुआ है वही ये बटन है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे क्या होता है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, और एच आर ई एफ यहाँ पे ब्लैंक है। मतलब जो भी लिंक यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ यानी कि जो भी इनपुट एच आर ई एफ के बीच में यहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे ये रीडायरेक्ट करेगा और उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये चीज़ होती है कि अगर हम बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट जनरेट होता है। ऑन क्लिक बटन पे इस दो सिंगल ब्रैकेट ये दो सिंगल कोट के बीच में एक इनपुट जनरेट होता है और वहाँ पे जो इनपुट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होता है। चलिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि पेज के ऊपर इनपुट फील्ड नहीं है वो देखा, तो अब उसके ऊपर हमने एक बटन देखा, तो बटन को हमने चला के देखा, क्लिक करके देखा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद दूसरा स्टेप किया कि हमने उसका पेज सोर्स देखा। पेज सोर्स देखा तो गो बैक जो बटन है उसके रिलेटेड जो कोड है वो हमने देखा। तो वहाँ पे जैसे ही हमने कोड देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पे कोई इनपुट किया जा रहा है जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर एक इनपुट जा रहा है, जो इनपुट की वजह से कुछ तो बैकएंड में हो रहा है। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट नहीं डाल सक रहे हैं, यहाँ पे इनपुट नहीं डाल सक रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे इनपुट डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इनपुट डालेंगे कैसे, हमें इनपुट डालने की जगह तो मिल गई कि इनपुट जा रहा है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे
ऑन क्लिक इवेंट पे href यानी कि रेफरेंस दिया जा रहा है, तो कोई लिंक दी जा रही होगी, ठीक है। लिंक दी जा रही होगी यानी कि इसको पेज को हम रीलोड करेंगे तो हमें कोई लिंक मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करते हैं ना, तो ये पोर्टल की लिंक होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि रेफरर जो हेडर होता है, एक इनपुट हेडर होता है जो कि जिसका नाम होता है रेफरर हेडर। रेफरर हेडर में क्या होता है कि जहाँ पे हमें रेफरेंस करना है, यानी कि जिस पेज से जिस पेज के हमें ऊपर जाना होता है, यानी कि जिस पेज के ऊपर से हमें दूसरे जो पेज के ऊपर जाना होता है, उस दूसरे पेज का हमने रेफरर हेडर में लिंक डाला हुआ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पे XSS के अंदर बैक बटन पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक इवेंट पे जो रेफरर हेडर होगा, क्लिक इवेंट पे जो रेफरर हेडर होगा उसमें रेफरर हेडर में लिंक होगी हमारे पोर्टल बटन की, क्योंकि हम बैक बटन के पेज के ऊपर क्लिक करते ही जा रहे हैं पोर्टल के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे रेफरर हेडर में हमारा पोर्टल का लिंक होगा, पोर्टल पेज का लिंक होगा। तो यहाँ पे गो बैक के बटन के ऊपर हमारा रेफरर हेडर होगा और रेफरर हेडर में हमारा पोर्टल पेज का लिंक होगा, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमें एक प्रॉक्सी टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बीवेब प्रॉक्सी टूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि सच में वहाँ पे रेफरर हेडर है या नहीं है और रेफरर हेडर में कौन सी लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम बर्ब शूट ओपन करते हैं। बर्ब शूट ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। मैंने कैसे इंस्टॉल किया आपको ये जानना है, कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये सारी चीज़ें जाननी है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। आपको मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप बर्ब शूट को इंस्टॉल, डाउनलोड और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जाके चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने बाद। तो चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करते हैं, इसे फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं, बर्ब को ही ओपन करते हैं। तो ये हमारा बर्ब शूट ओपन हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बर्ब शूट ओपन हो चुका है। अब हम प्रॉक्सी टैब में चलते हैं और यहाँ पे ओपन ब्राउज़र करके हमें पहले से ही एक बटन दिया गया है, तो इसी का ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं, उसी में सारी चीज़ें फिर से ओपन करेंगे। तो ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ज़रा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्राउज़र यहाँ पे सेम टू सेम प्रॉक्सी पहले से सब कुछ कॉन्फ़िगर, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब बीवेब का पेज ओपन कर लेते हैं। बीवेब login.php कहाँ गया? ये रहा login.php। इसको हम प्रॉक्सी को हम फिलहाल बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज हो गया। फिर से लॉगिन कर लेते हैं, बी और बग, और लॉगिन कर लिया। अब चलते हैं XSS के बैक बटन के पेज के ऊपर। हमने हैक पे क्लिक कर लिया, ये देखिए हम आ गए बैक बटन के पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी टैब इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन करते ही क्या होगा कि यहाँ से इस पेज का जो रिक्वेस्ट जाएगा वो सर्वर के ऊपर पहले जाने से पहले यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा हमारे पास, और उस कैप्चर रिक्वेस्ट में हम कुछ भी चेंजेस करने के बाद सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली प्रॉक्सी का जो काम होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और इस पेज को फिर से रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। ये देखिए यहाँ पे हमने इस पेज को, यानी कि इस पेज की रिक्वेस्ट को जैसे ही कैप्चर किया, ये देखिए गेट रिक्वेस्ट जा रही है XSS बैक बटन डॉट PHP। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बोला था आपको, एक रेफरर नाम का हेडर दिख रहा है और वहाँ पे लिंक देखिए कौन सी दिख रही है, लोकल होस्ट बीवेब पोर्टल डॉट PHP, ठीक है। क्योंकि ये क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे बैक बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक इवेंट में हमें बैक पे ले जा रहा है पोर्टल पेज के ऊपर, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल रहा है पोर्टल का लिंक, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये जो हमारा पोर्टल का पेज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पे इस पोर्टल पेज के लिंक की जगह हम और कुछ भी डालेंगे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। अब इसको हमें बार बार
वेब पेज पे और बार बार रिक्वेस्ट कैप्चर ये सब ना करना पड़े, तो हम एक सिंपल चीज़ करते हैं। इस रिक्वेस्ट को हम ले लेते हैं रिपीटर के अंदर। रिपीटर एक ऐसा टैब है, एक ऐसी चीज़ है इस टूल के अंदर जहाँ पे हम एक ही साइड पे रिक्वेस्ट को चेंज करके साइमल्टेनियसली उसका उस रिक्वेस्ट को सेंड करके उसका रिस्पॉन्स तुरंत सामने सामने देख पाएंगे। तो ये एक फैसिलिटी है, रिपीटर फैसिलिटी बर्ब शूट के अंदर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, जैसे कि हमने डिसाइड किया था, रेफरर हेडर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम एक सिंपल सा कीवर्ड लिख देते हैं हैक्ड करके। चलिए चेक करते हैं और इसे सेंड करते हैं। तो हमारा हैक्ड कीवर्ड जो हमने यहाँ पे रेफरर हेडर में डाला है वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स भी आ गया है। तो हमें बार बार इस चीज़ से क्या होता है, हमें बार बार ये पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ही रिक्वेस्ट भेज के उसके सामने सामने हम रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। तो चलिए हमारा कीवर्ड सर्च करते हैं यहाँ पे कि कीवर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। जी हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड डाला था हैक्ड करके, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये ए सिंगल कोट के अंदर हमारा जो कीवर्ड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि ये इनपुट फील्ड में, रेफरर हेडर में जो इनपुट फील्ड हमें मिली है वहाँ पे हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड है वो डाल के देखते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं और उससे पॉपअप आता है या नहीं। तो हमारा बेसिक पेलोड जैसे कि आप सबको पता है, स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारा मैसेज हैक्ड करके, या फिर जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं वो मैसेज, और स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस रिक्वेस्ट को मैं फिर से सेंड करता हूँ। ये देखिए रेफरर हेडर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है और इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ। तो हैक्ड फिर से एक मैच हुआ है, देखिए कहाँ पे मैच होता है, ये देखिए यहाँ पे document.href और उसके बाद ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पॉपअप आता है कि नहीं वो देखना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे शो रिस्पॉन्स इन द ब्राउज़र, और यहाँ पे जो लिंक है उसे हम कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे प्रॉक्सी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉक्सी टर्न ऑन रखी मैंने, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन रखा, तो जो हमारी रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे अभी वो भी यहाँ पे कैप्चर होगी, जो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, और ठीक है, ओके, ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट तो हो रहा है बर्ब शूट के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्सएसएस क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सएसएस परफॉर्म नहीं हो रहा है। हमारा जो पॉपअप आना चाहिए अलर्ट बॉक्स, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा पेलोड जो है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें कुछ समझ के। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट के अंदर हमारा पेलोड है। ठीक है, इस सिंगल कोट को बंद कर देंगे, वो तो ठीक है। ये डबल कोट और बंद हो रहा है, यानी कि इसके अंदर href के अंदर हमारा पेलोड रन हो रहा है। तो इससे हमें इनपुट फील्ड के अंदर, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है पूरा, उसके अंदर ही हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इनपुट फील्ड को बंद करना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि हमारा पेलोड इस इनपुट फील्ड को ख़त्म करने के बाद हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो, वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनपुट फील्ड ख़त्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डबल कोटेशन और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पेलोड को कैसे क्रिएट करना है, कैसे जनरेट करना है, क्या कोड है, वो चीज़ हमने समझी, और उसके बाद हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर नोटपैड पे समझाऊँ कि हमने क्या किया, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पेलोड था स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अलर्ट फंक्शन, यहाँ पे हमारा अलर्ट फंक्शन था, यहाँ पे लिखा था हमने हैक्ड, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनपुट फील्ड है, उसके अंदर ही हमारा जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनपुट फील्ड को हमें क्लोज करना है। इनपुट फील्ड कहाँ से क्लोज हो रही है,
डबल कोटेशन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लोज करने के लिए और उसके बाद यानी कि उसके इनपुट फील्ड के ख़त्म होने के बाद हमें हमारा पेलोड रन करना है। तो इनपुट फील्ड को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम डबल कोटेशन लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इनपुट फील्ड क्लोज हो गया हमारा और उसके बाद उसके बाहर हमारा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो पेलोड है वो बैलेंस हो गया और इस पेलोड को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए रेफरर हेडर की वैल्यू हम चेंज करेंगे और अब हम सेंड पे फिर से चेक करते हैं कि क्या होता है। देखिए हमारा हैक्ट तो रिफ्लेक्ट हुआ है, 1 मैच हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए पहले क्या था कि इनपुट एच आर ई एफ के बाद ही हमारा तुरंत पेलोड आ रहा था, इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने क्या किया कि एंगुलर ब्रैकेट और डबल कोटेशन से हमने पहले इनपुट फील्ड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देखिए इनपुट फील्ड क्लोज हो गई और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। पहले इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होता था और अब इनपुट फील्ड ख़त्म हुई उसके बाद हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको, हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और अब देखते हैं। यस, ये देखिए इनपुट फील्ड भले ही हमारी यहाँ पे एक और ये देखिए यहाँ पे भले ही एक और हमें इनपुट फील्ड का मतलब ख़त्म होने का नोटेशन मिल रहा है, बट उसके पहले ही हमने यहाँ पे हमारा इनपुट डाला, जो हमारा एक्स्ट्रा जो इनपुट पेलोड के साथ हमने डाला उसकी वजह से हमने क्या किया, ये इस इनपुट फील्ड को यहीं पे क्लोज कर दिया और हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पॉपअप आ रहा है और हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है। तो अगर मैं आपको फिर से समझाऊं कि ये पूरा क्या था प्रोसेस, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड हमें कहीं पे नहीं मिल रही थी इस पेज के ऊपर। हमने एक सिर्फ बटन देखा, बटन के ऊपर से हमने सबसे पहले किया कि इसका जो हमारा सोर्स कोड है वो देखा, कहीं पे इनपुट फील्ड है या फिर कहीं पे इनपुट टैग है जहाँ पे हम कोई इनपुट डाल सकते हैं। तो हमें पता चला कि बटन की क्लिक इवेंट पे हमें इनपुट फील्ड मिल रही है, इनपुट टैग मिल रहा है जहाँ पे हम कुछ इनपुट कर पा रहे हैं। तो हमने इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर की, यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर की तो हमें पता चला कि रेफरर हेडर जो है वो एक्चुअली इनपुट हो रहा है इस रिक्वेस्ट के अंदर। तो हमने रेफरर हेडर की वैल्यू चेंज कर दी और उसमें पेलोड डाला। तो पेलोड डालने से हमें पता चल रहा है कि इनपुट फील्ड के अंदर ही हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है। उस पेलोड को समझ के उसे हमने मॉडिफाई किया और उसे प्रॉपरली बैलेंस किया, जिसकी वजह से हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और हमें एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी मिली। तो ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें जब आप एक रियल लाइफ बग बाउंटी या रियल लाइफ एथिकल हैकिंग करते हैं तभी आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि क्या क्या चीज़ें हम 1 बाय 1 कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी मदद से हम एक सक्सेसफुली बग फाइंड कर सकते हैं, एक अच्छा सा बग फाइंड कर सकते हैं अच्छी कोई भी जगह पे और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई नहीं करेंगे और सिंपली बहुत सारे पेलोड को इनपुट करके एक जगह पे देख लेंगे या फिर ऐसा करेंगे कि सिंपली कोई ऑटोमेटेड टूल चला देंगे किसी भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनफ नहीं होगी आपके लिए। आपको सबसे पहले एक जो वेब एप्लीकेशन है उसका जिस पेज पे आप बग फाइंड कर रहे हो उस पेज को समझना पड़ेगा, उस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेगी, फिर उस पेज में कहाँ कहाँ इनपुट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं मिल रही थी, फिर भी हमने सबसे पहले ढूंढा कि कहाँ इनपुट जा रहा है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा रेफरर हेडर में इनपुट जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे और कहाँ इनपुट जा रहा है, उसके बाद जो इनपुट जा रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा शायद, और उस बैलेंसिंग को करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल बग मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसी सारी चीज़ों को कंसीडर करके आप अगर बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे
तो अक्सर आप सक्सेसफुली किसी भी बग को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल बेस्ड नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की एक और नई टाइप सीखने वाले हैं, जो कि है कस्टम हेडर। प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना लोकल वेब सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस बार पहले से ही बर्ब शूट भी ओपन करके रखा है, क्योंकि हमें इस वीडियो में बर्ब शूट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो बर्ब शूट भी मैंने ओपन कर लिया है और बर्ब शूट का जो इनबिल्ट ब्राउज़र है प्रॉक्सी टैब के अंदर, वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके अंदर अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। बी और बग लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पोर्टल पेज पे आ गए। अब जाते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं आज की, जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर। तो चलिए अब हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आ गए हम कस्टम हेडर के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हमें पेज पे दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर, और यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है। मैसेज में क्या लिखा है, सम वेब क्लाइंट्स यूज कस्टम HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि अगर आपने कभी भी मान लीजिए किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट कैप्चर की हो और अगर आपने रिक्वेस्ट देखी हो कैसी दिखती है रिक्वेस्ट, क्या क्या होता है अंदर रिक्वेस्ट के अंदर, एक जब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जाती है तो क्या क्या होता है, उसमें अगर देखोगे और आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट के अंदर अलग अलग रिक्वेस्ट हेडर होते हैं, जो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाता हूँ क्या होता है रिक्वेस्ट हेडर, कहाँ पे दिखते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस मैसेज से हमें क्या पता चलता है कि हम वो जो रिक्वेस्ट जा रही है हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, उसे हम कैप्चर करके उसके अंदर हम हमारे कस्टम हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम हमारे खुद के बनाए हुए हेडर्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और जैसे ही उस हेडर को ऐड करके उसके अंदर अगर हम कोई पेलोड डालते हैं और अगर वो पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उस हेडर की मदद से, जो कस्टम हेडर हमने ऐड किया है उसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक कर सकते हैं या फिर उसमें बग फाउंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम उसे कस्टम हेडर बोलते हैं और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और हमें यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि कंटेंट ऑफ आवर बी वेब हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट दी गई है कि हमारे हेडर का नाम, हमें कस्टम जो हेडर हम ऐड करेंगे उसका नाम हमें बी वेब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। मान लीजिए आप एक रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी कर रहे हैं या फिर एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा कहाँ पे हेडर ऐड करेंगे या फिर कौन सा नाम रखेंगे अपने कस्टम हेडर का। तो नाम की अगर बात करें तो आप कोई भी नाम का हेडर, अपना कस्टम हेडर है वो कोई भी नाम का डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का नाम आप यूज कर सकते हैं उस हेडर का। यहाँ पे हमें हिंट में दिया गया है कि बी वेब आपको यूज करना है तो बी वेब यूज करेंगे। बाकी अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो कोई भी नाम का आप हेडर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी लेवल लो पे सेट किया हुआ है। तो अब इस पेज की हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए हमने हमारा जो प्रॉक्सी टूल है वो बर्ब शूट सेट किया हुआ है। तो चलिए अब इसे हम इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। ये इंटरसेप्ट ऑन कर दिया और अब हम पेज पे चलते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने ये पेज रीलोड किया, यहाँ पे हमारी जो पेज की जो रिक्वेस्ट है, यानी कि ये पेज रीलोड होने पे क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने से पहले हमने कैप्चर कर ली और इससे हमने इंटरसेप्ट ऑन रखा, इसकी वजह से ये यहाँ पे कैप्चर हो गई और हमें पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब इस रिक्वेस्ट का क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारा कस्टम हेडर ऐड करके इसमें बग है या इस वेबसाइट में बग है या नहीं है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करते हैं और रिपीटर में भेज देते हैं। ठीक है, रिपीटर क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। इस वीडियो में भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि रिपीटर क्या होता है कि हम रिपीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हम तुरंत ही
ब्राउज़र पे जाने से पहले यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं और उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके यहाँ से सीधा ही हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा रिपीटर का काम होता है। और भी बहुत कुछ काम होते हैं रिपीटर के, बट बेसिक काम यही होता है कि आप रिक्वेस्ट को सेंड करके साइमल्टेनियसली सामने सामने उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस प्रॉक्सी को क्लोज कर देते हैं, ये क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे रिपीटर में मिल गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें यहाँ पे हिंट दिया गया है बीवेप नाम का हमें कस्टम हेडर यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हेडर्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो नीले रंग में यहाँ पे लिखे हैं होस्ट, कैश कंट्रोल, ये सारे जो है वो हेडर्स हैं। इन सारे हेडर्स को मिला के ही ये पूरी एक रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। ये सारे जो हेडर्स हैं इन्हें ही रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में है और रिक्वेस्ट जा रही है तो इसकी वजह से इसे रिक्वेस्ट हेडर्स बोलते हैं। और रिस्पॉन्स में जो भी हेडर्स यहाँ पे इंक्लूड होके आते हैं उन्हें रिस्पॉन्स हेडर बोला जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हेडर्स अलग होते हैं और रिस्पॉन्स हेडर्स भी अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम अपना कस्टम हेडर यूज करेंगे। तो कहीं पे भी हम हमारा जो कस्टम हेडर है उसे ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेफरर हेडर के नीचे हमारा कस्टम हेडर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं बी वेप। ठीक है, और कोलन लगाना जरूरी है, तो कोलन हम लगा देते हैं। इसी से पता चलता है कि ये हेडर है और हेडर की वैल्यू फिर हमें ऐड करनी है। अब हेडर की वैल्यू में हम क्या करेंगे ऐड, तो हेडर की वैल्यू के अंदर हम हमारा पेलोड ऐड करेंगे। पेलोड क्या होता है, हमारा बेसिक पेलोड। अब सबको पता चल जाना चाहिए कि बेसिक पेलोड क्या होता है। बेसिक पेलोड है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन, अलर्ट के अंदर हमारा मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हैक्ड, और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा पेलोड हो गया, बेसिक सा पेलोड है। सबसे पहले हम इसी को ट्राई करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। अब यहाँ पे हमें कस्टम हेडर का नाम सबसे पहले दिया गया है बी वेब करके, इसीलिए हमने यहाँ पे बी वेब कस्टम हेडर यूज किया। मान लीजिए आप कहीं रियल वर्ल्ड में इसे ट्राई कर रहे हैं कस्टम हेडर डाल के, तो क्या होगा कि आपको कोई कस्टम हेडर का नाम तो देगा नहीं कि भाई इस कस्टम हेडर का नाम डालो और आप इसे यूज करो। तो आपको क्या करना है, इस ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे बी वेब की जगह कोई भी अपना कस्टम हेडर का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे डालना है हैकिंग नाम का कस्टम हेडर भी बना सकते हैं, या फिर किसी और नाम का भी कस्टम हेडर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कस्टम हेडर्स आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद नाम के कस्टम हेडर बना सकते हैं और उसके बाद उसे ऐड करके रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम दिया था, फिर से दे देते हैं बी वेब। तो ये हमारा कस्टम हेडर बन गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और देखेंगे रिस्पॉन्स में क्या आता है। तो ये देखिए, हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, हमारा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गया है। तो हमने यहाँ पे कस्टम हेडर की वैल्यू या फिर हमने कस्टम हेडर में जो भी कुछ डाला है उसमें से किसी एक चीज़ को हम सर्च करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे हैक डाला है, तो हैक को यहाँ पे हम सर्च करते हैं, देखते हैं हम सर्च में आता है या नहीं। ये देखिए, जैसे ही हमने सर्च किया यहाँ पे हमारा सर्च रिजल्ट आ गया है। और जैसे ही हमने एग्जैक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में जो वैल्यू डाली थी स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और उसके बीच में अलर्ट फंक्शन में हैक्ड हमारा मैसेज, तो ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। आपको इसको ब्राउजर में जाके टेस्ट करना पड़ेगा कि पॉपअप आ रहा है, अलर्ट मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। एक ये जो लिंक जनरेट हुई उसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर में जाके इसको देखेंगे कि ये एक्चुअली में पॉपअप हमें जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी लिंक कॉपी हो गई, एंटर, और ये देखिए हमारा पॉपअप यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है, यानी कि हमारा जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे कस्टम हेडर जो हमने डाला है उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा अटैक सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने लो सिक्योरिटी में इसको सक्सेसफुली क्रैक कर दिया है।
मैं यही बताऊंगा कि ये लैब में मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया है आपको, प्रैक्टिकल करके। आप जब अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें नोटिस करके रखनी है आपको। कोई पेलोड या नया कुछ वो चीज़ें ट्राई नहीं करनी है कि कोई नया पेलोड ट्राई कर लेंगे या कोई अलग चीज़ ट्राई कर लेंगे। यही सारी चीज़ें जो बेसिक, ये जो मैं आपको लैब में सिखा रहा हूँ, यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई करनी है। तो कोई एक ट्रिक आपकी वर्क कर जाएगी और आपको ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी जो आप सीखे हो उसमें से कोई भी वल्नरेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारी मेथडोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी है किसी भी एक वल्नरेबिलिटी को ट्राई करने के लिए। तो ये आप चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए अब इसका हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसकी सिक्योरिटी को हम कर देते हैं मीडियम पे। मीडियम सिक्योरिटी को भी हम आज टेस्ट करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मीडियम और सेट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा सिक्योरिटी लेवल मीडियम पे सेट हो चुका है। यहाँ पे भी सेम पेज आ रहा है। चलिए इसे फिर से सेम उसके साथ टेस्ट करते हैं। हम हमारा इंटरसेप्ट फिर से ऑन कर लेते हैं, फिर से इस पेज को रीलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रीलोड किया हमें यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट मिल गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिपीटर में डाल देंगे ताकि हमें बार बार हमारे ब्राउज़र और हमारे बर्ब शूट के ऊपर स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए रिपीटर पे जाते हैं। रिपीटर पे भेज दिया हमने रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे, रिपीटर पे जाएंगे। ये देखिए नई रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट हेडर फिर से ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई और जगह पे अब हम हमारा रिक्वेस्ट हेडर ऐड करते हैं, होस्ट के नीचे ऐड करते हैं बी वेब। फिर से सेम रिक्वेस्ट हेडर डालेंगे हमारा, यहाँ पे सेम पेलोड डालते हैं, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। हमारा यहाँ पे अलर्ट फंक्शन आएगा। अलर्ट फंक्शन में हम लिख देंगे हैकिंग, इस बार हैकिंग लिखते हैं और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देंगे। देखते हैं ये डाल के हमारा जो पेलोड है वो वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। मीडियम सिक्योरिटी में, लो में तो ये चल गया था, देखते हैं मीडियम में चलता है या नहीं। तो सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब सर्च करते हैं हैकिंग करके, देखते हैं। ओके, यहाँ पे हैकिंग हमारा वर्क तो कर रहा है, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। देखते हैं इसको ब्राउज़र में ले जाके क्या होता है। तो जैसे ही हम ब्राउज़र में लेके आए हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर करते हैं, देखते होता है या नहीं। जी नहीं, ये देखिए इस बार यहाँ पे हमें पॉपअप नहीं मिला है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि ये जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। मैंने जैसे पिछली बार, यानी कि थोड़ी देर पहले जैसे आपको समझाया था कि हर बार पेलोड आपका रिस्पॉन्स में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी XSS वल्नरेबिलिटी फाइंड हो गई है। आपको ब्राउज़र पे जाके भी चेक करना पड़ेगा कि असल में अलर्ट मैसेज पॉपअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे क्रैक करेंगे, तो एक नई ट्रिक जो मैंने थोड़े वीडियोस पहले एक सिखाया था कि आप या तो एनकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, URL एनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर जो आपका इनपुट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिंगल कोट है, उसकी जगह हम यहाँ पे स्लैश डाल के देख सकते हैं, ठीक है। दोनों सिंगल कोट को चेंज करते रहें स्लैश से। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड पे फिर से मैंने क्लिक कर दिया, ये फिर से एक और बार मैच हो गया है। देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे पहले जो आउटपुट दिख रहा था उससे आउटपुट में थोड़ा चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो गया है। चलिए रिस्पॉन्स में देखते हैं, इसको कॉपी और ब्राउज़र में इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर। ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल ये पॉपअप मिल चुका है, यानी कि हमें यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मान लीजिए आपने ट्राई किया कहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहली बार में वल्नरेबिलिटी नहीं मिली तो आपको निराश नहीं होना है। आपको इस चीज़ को छोड़ नहीं देना है कि नहीं यार यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं है, कैसे करेंगे, ये तो मिल नहीं रही है। ऐसी जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, जैसे कि सिंगल कोट को स्लैश में चेंज कर दिया, या फिर उसको एनकोड करके यूज़ कर लिया, या फिर दूसरा पेलोड यूज़ कर लिया। पेलोड भी बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे पेलोड एक साथ यूज़ कर सकते हैं।
एनकोडिंग, सिंगल एनकोडिंग कर लिया, डबल एनकोडिंग कर लिया, ये सारी चीज़ें आप अगर ट्राई करेंगे एक ही जगह पे फोकस करके, एक ही वेब पेज पे बहुत सारी चीज़ें अगर ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी एक्सेस है या कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आप ट्राई करेंगे, या फिर मान लीजिए और कोई वल्नरेबिलिटी ट्राई करते हैं, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं तो वल्नरेबिलिटी मिलेगी ही। ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और ऐसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ थी आज के वीडियो में कि आपको कैसे एक कस्टम हेडर ऐड करना है। यहाँ पे तो हमें हिंट मिल रहा था कि हम कस्टम हेडर ऐड करें, बट मान लीजिए कोई ऐसी जगह मिल गई आपको किसी रियल वर्ल्ड में वेबसाइट में कि जहाँ पे कोई इनपुट भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक स्टैटिक पेज है। मान लीजिए जैसे कि ज़्यादातर होता है कि अबाउट अस पेज होते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज होते हैं, वो ज़्यादातर अब स्टैटिक पेज होते हैं जहाँ पे जो ओनर होते हैं उन्होंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो सिंपली कॉपी पेस्ट करके एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख दी होती है। वहाँ पे आपको कोई भी इनपुट फील्ड नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप बर्ब शूट का यूज़ करके, रिक्वेस्ट कैप्चर करके, उसमें अपना कस्टम हेडर ऐड करके, उसमें अलग अलग कस्टम हेडर के अंदर अलग अलग पेलोड्स ट्राई करके ऐसे आप बर्ब शूट से बग बाउंटी कर सकते हैं, और ऐसे आप एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं और बग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड ईवेल वाली वल्नरेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा वेब सर्वर यहाँ पे ऑन है। हम चले जाते हैं हमारे पेज के ऊपर, और यहाँ पे हमने हमारा बी वेब में लॉगिन करते हैं, बी बग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आ गए हम पोर्टल पेज के ऊपर। हमारी वल्नरेबिलिटी चलिए सिलेक्ट करते हैं। ये हमारी वल्नरेबिलिटी आज की है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ईवेल। ठीक है, तो चलिए आ चुके हैं हम अपने रिफ्लेक्टेड ईवेल के पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस रिफ्लेक्टेड ईवेल। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द करंट डेट ऑन योर कंप्यूटर इज, और हमारा करंट डेट और टाइम दिखा रहा है जो कि है ट्यूसडे जनवरी 25, 2022, और हमारा अभी का टाइम जो है वो दिखा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें यूआरएल में दिख रही है जो कि है ये डेट नाम का पैरामीटर, और उसका वैल्यू है डेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ईवेल से हमें पता चल रहा है कि ईवेल नाम का जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसे यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ईवेल फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको गूगल पे जाके सर्च करके बता देता हूँ कि ईवेल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट इज ईवेल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमें ईवेल फंक्शन क्या है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है द ईवेल फंक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो इवेल फंक्शन है वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर। इट इज जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन, ये एक ग्लोबल फंक्शन है, और विच इज इवेल्युएट अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इन अ जावास्क्रिप्ट कोड एंड एग्जीक्यूट इट। मतलब इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग दी, यानी कि कोई एक वर्ड दिया, उसे ये इवेल फंक्शन जो है उसे वो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर स्पेसिफाइड करता है, इवेल्युएट करता है, और उसे फिर एग्जीक्यूट भी करवाता है। यानी कि इस इवेल फंक्शन से आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग यानी कि एक वर्ड नॉर्मल जो है उसे भी जावास्क्रिप्ट कोड में इवेल्युएट करवा सकते हैं और उसे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा है कि द पैरामीटर ऑफ द इवेल फंक्शन इज अ स्ट्रिंग, यानी कि इवेल फंक्शन जो होता है उसके अंदर जो पैरामीटर इंसर्ट किया होता है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, और उस नॉर्मल स्ट्रिंग को ये जो इवेल फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट कोड में इवेल्युएट करता है और उसे फिर एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है, उससे समझाता हूँ। ये देखिए हम एग्जाम्पल में आ गए। मान लीजिए हम एक कोड लिख रहे हैं जिसमें हमें करना है सम, यानी कि एडिशन करना है, और उस एडिशन को हमें प्रिंट करवाना है टोटल इक्वल्स टू करके, और वहाँ पे हम इवेल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देंगे, ए की वैल्यू देंगे। ए की वैल्यू हमने 5 दी,
वहाँ पे b की वैल्यू हमने दी, ये पैरामीटर्स है a और b, उसकी वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम हमने दिया सम। ठीक है, सम में हमने क्या किया, a और b को एडिशन करवाया और उसका टोटल टोटल हमने यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या चाहिए, तो आउटपुट में हमें चाहिए टोटल इक्वल्स टू, फिर जो भी सम होके आएगा ए और बी का वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने टोटल इक्वल्स टू इवेल फंक्शन का यूज किया और उसमें हमने जो सम जो स्ट्रिंग बनाई है उसको एज हमने पैरामीटर दे दिया। तो यहाँ पे सम एग्जीक्यूट होगा इवेल फंक्शन के अंदर और ये जो सम है, सम की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी होगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये चीज होती है इवेल फंक्शन। इवेल फंक्शन ऐसे यूज होता है, आपका कोई जो नॉर्मल स्ट्रिंग है उसे आप एक जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं और उसे फिर जावास्क्रिप्ट कोड है उसे एज अ फंक्शन उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये एक काम होता है इवेल फंक्शन का जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए, अब हमने इवेल फंक्शन समझ लिया है, अब चलते हैं हमारी वल्नरेबिलिटी के ऊपर, यानी कि हमारे पेज के ऊपर, और जानते हैं कि कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम जो हमारी वल्नरेबिलिटी है एक्सेस उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पेज के ऊपर तो कोई भी इनपुट फील्ड नहीं दिख रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें यूआरएल में देखिए एक पैरामीटर मिल रहा है जो कि है डेट, और उसमें फंक्शन दिया गया है डेट का, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे जो डेट हमारा कंप्यूटर का करंट डेट और टाइम मिल रहा है वो हमें इस जो डेट फंक्शन है उसकी मदद से मिल रहा है। ठीक है, जिसको एज अ डेट कीवर्ड इवेल फंक्शन में यूज किया गया होगा। यानी कि अगर मैं आपको इस सिनेरियो को समझाऊं तो क्या होगा, इवेल फंक्शन होगा और उसके अंदर डेट नाम का कीवर्ड होगा, जिसको ये डेट नाम के कीवर्ड को इवेल फंक्शन एज अ फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्सेस में हम ज्यादातर क्या करवाते हैं, एक्सेस में अगर हम हमारा बेसिक पेलोड देखें तो पेलोड हमारा क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे फंक्शन मेन क्या आता है, अलर्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी पॉपअप करवाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अलर्ट फंक्शन डालते हैं और अलर्ट फंक्शन के अंदर हम हमारा मैसेज डालते हैं, यानी कि हैक्ड या फिर हैकिंग या फिर जो भी हमें मैसेज पॉपअप करवाना है वो डालते हैं और फिर हमारा स्क्रिप्ट टैग जो है उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, अलर्ट फंक्शन। तो अब मान लीजिए इवेल के अंदर हमें अलर्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमें क्या करवाना होगा, यहाँ पे डेट की जगह अलर्ट एग्जीक्यूट करवाना होगा। ठीक है, अलर्ट स्ट्रिंग लानी होगी और यहाँ पे अलर्ट स्ट्रिंग लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेट की जगह अलर्ट फंक्शन को डायरेक्टली पुट करना होगा। तो चलिए करते हैं, अलर्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे हम हमारा जो पेलोड है, यानी कि हम हमारा जो इनपुट है वो डाल देते हैं, या फिर डाल देते हैं यहाँ पे मान लीजिए यू हैव बिन हैक्ड करके। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया यू हैव बिन हैक्ड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इवेल फंक्शन है ये हमारे इस अलर्ट स्ट्रिंग को एज अ फंक्शन इवेल्युएट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इसे एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। तो मैंने एंटर दबा दिया, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप भी आ गया और हमारा मैसेज जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यू हैव बीन हैक्ड। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इवेल फंक्शन में फाइंड कर ली है। तो इवेल फंक्शन आपको मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो आता है रियल लाइफ में कि ऐसा कोई पैरामीटर दिया है और उसमें डायरेक्टली वहां पे किसी फंक्शन का यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ही डायरेक्टली अपना जो कीवर्ड है अलर्ट कीवर्ड, अलर्ट फंक्शन जिसे हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उससे डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट करवा के आप एक्सेस इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी चीज है। इवेल फंक्शन आपको कहीं पे अगर मिलता है
तो उसे एक्सेसेस फाइंड करने का। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नई वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने के लिए। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड की HREF वाली वल्नरेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना बी वेब सर्वर रन कर लिया है और यहाँ पे अपना मैंने एप्लीकेशन भी खोल लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें बर्ब शूट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए हमने बर्ब शूट नहीं खोला है। और अगर चाहिए तो आप उस चीज़ को बर्ब शूट पे भी कर सकते हैं। मैं शायद आपको, अगर टाइम रहा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बर्ब शूट से भी ये चीज़ करके दिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करते हैं बी और बग, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हम आ गए पोर्टल पेज पे। यहाँ से हम अपनी वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं, जो कि है हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड HREF। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हैक पे क्लिक करके। ये देखिए हम आ चुके हैं एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड HREF के पेज पे। अब हमें यहाँ पे इस पेज पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज है, इन ऑर्डर टू वोट योर फेवरेट मूवी योर नेम मस्ट बी एंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ देबू करके। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उफ्स, ये ऊपर क्या एरर आ रही है, MySQL कनेक्ट की। ठीक है, चलो इस एरर को आप फिलहाल इग्नोर करिए। हम मेन कंटेंट पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा HREF रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पे देखिए हमने जो इनपुट डाला था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, हेलो देबू, प्लीज वोट फॉर योर फेवरेट मूवी, रिमेंबर टोनी स्टार्क वांट्स टू विन एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वोट का बटन भी हमें दिया गया है। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढना है, तो रिफ्लेक्टेड में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा इनपुट कोई रिफ्लेक्ट पेज पे कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इनपुट जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम URL चेक करें तो URL में भी देखिए हमारा नेम का पैरामीटर है, उसमें हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये गेट मेथड से ये रिक्वेस्ट जा रही है। तो चलिए इसे सबसे पहले इसका हम बैकएंड में जाके व्यू पेज सोर्स करते हैं, इसका सोर्स कोड देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे ये हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो राइट क्लिक और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं। हम आ गए पेज के सोर्स कोड के ऊपर और देखते हैं हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ का होता है। ये देखिए सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ है देबू। ठीक है, इस चीज़ में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये तो एक सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा रिफ्लेक्शन देखते हैं TRTTT। ओके, ये देखिए ये ए टैग है और ए टैग के अंदर HREF एक पैरामीटर है जिसमें हमारा लिंक जा रहा है, रेफरेंस लिंक। ठीक है, तो ये ए टैग में पूरा हमारा लिंक जा रहा है और उसमें हमारा लिंक के अंदर हमारा जो नेम पैरामीटर है उसमें हमारा इनपुट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे मिल गया, एक से मल्टीपल बार ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्शन तो मिल गया कि कहाँ पे हो रहा है। अब क्या करना है कि हमें एक हमारा पेलोड जो है वो सिंपली हमारा जो बेसिक पेलोड है वो इनपुट करके देखना है कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमारा बेसिक पेलोड डाल लेते हैं हम, पीछे बैक बटन करके पीछे पहले हमारा। ठीक है, ये हम आ गए बैक बटन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेसिक पेलोड डालते हैं, स्क्रिप्ट टैग अलर्ट फंक्शन, उसमें डाल देते हैं हैक्ट करके मैसेज हमारा कहाँ गया, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बट पॉपअप नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे पेलोड तो एग्जीक्यूट करवाया बट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ है जो यहाँ पे नहीं हो रही है प्रॉपरली। तो फिर से सोर्स कोड देखते हैं, इसका पुराना वाला सोर्स कोड बंद कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, ये देखिए
हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है प्रॉपरली, ये देखिए ए टैग यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, फिर ए टैग, फिर एच आर ई एफ, और स्क्रिप्ट हमारा जो वर्ड है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद सीधा ए टैग यहीं से क्लोज हो जा रहा है, और हमारा जो बाकी का पेलोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये ए टैग के अंदर या फिर प्रॉपरली हमारा जो पेलोड है वो सही जगह पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे हमारा जो पॉपअप है वो नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ए टैग है उसे क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारा पेलोड डालेंगे। तो हमारा ए टैग क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ए टैग क्लोज हो रहा है। तो इसे क्लोज करने के लिए ए टैग, किसी भी टैग को हम क्लोज कैसे करते हैं, किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए हमें ऐसे स्लैश और उसके बाद क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हमें बार बार इनपुट फील्ड पे ना जाना पड़े, तो इस चीज़ को हम सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यूआरएल के अंदर भी पेलोड दिख रहा है, तो यूआरएल में ही हम सीधा चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए टैग जो हमारा ओपन है उसे क्लोज करते हैं। उसे क्लोज करने के लिए वहीं के वहीं एक स्लैश डालेंगे और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ए टैग ओपन हो रहा है, इसको हमने क्लोज कर दिया इस क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से और स्लैश से, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्चुअल हमारा जो ए टैग है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तक हमारा ए टैग आएगा ही नहीं, ये ए टैग जो है वो इग्नोर हो जाएगा और ए टैग यहाँ पे क्लोज होके हमारे पेलोड की वजह से, और यहाँ पे हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं। ये हमने ए टैग से, ये हमने अपने पेलोड से ए टैग को क्लोज किया और फिर हमारा जो नॉर्मल पेलोड है, बेसिक पेलोड, वो एंटर किया। चलिए अब एंटर पे क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए जैसे ही एंटर प्रेस किया हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो गया और हमें पॉपअप आ चुका है हैक्ड मैसेज लिख के, जो कि हमने मैसेज डाला था। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पेलोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी वजह से हमें ओके पे क्लिक करने नहीं दे रहा है और राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो ये थी एक बेसिक चीज़ कि मान लीजिए आप कहीं पे पेलोड डाल रहे हैं और आपका पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेज के ऊपर दिख रहा है। ये देखिए हमें पहले पेज के ऊपर दिख रहा था, ठीक है, नॉर्मल पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट कुछ जो वहाँ पे टैग है, जैसे कि वो यहाँ पे ए टैग है, आपके रियल वर्ल्ड अगर आप सिनेरियो में जाएंगे तो कोई और टैग होगा वहाँ पे। तो कोई टैग है जो प्रॉपरली आप पेलोड डालने से पहले उसे क्लोज नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका पेलोड अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, तो आपको उस टैग का ओपनिंग देखना पड़ेगा, उसका क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और उसे आपको सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा अपने पेलोड को एंटर करने से पहले। यानी कि आपका पेलोड एग्जीक्यूट हो उसके पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो पहले ओपन टैग है जहां पे आप अपना पेलोड डाल रहे हैं, वो ओपन टैग सबसे पहले क्लोज हो और उसके बाद आपका पेलोड एग्जीक्यूट हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जैसे ही आप उस ओपन वाले टैग को क्लोज करेंगे और उसके बाद अपना पेलोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो आपका पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस एरर को हमने इग्नोर किया है क्योंकि ये एरर यहाँ पे बी वेब की कोई एसक्यूएल के रिलेटेड कोई एरर है, इसलिए हमने इसे इग्नोर किया है। तो आप अगर मान लीजिए कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाते हैं और आपको किसी पेज के ऊपर ऐसा एरर आता है, ये तो फिर समझ लीजिए कि हमारा लोकल सर्वर है, इस पे एरर आता है तो कोई मैटर नहीं होता है ज़्यादा। अगर आप कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई आपको एरर दिख रहा है, तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे सर्वर का लोकल पाथ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी वल्नरेबिलिटी, अगर ऐसी एरर आपके सामने कहीं पे आती है तो आपको डरना नहीं है, आप इसे एज अ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी भी क्लेम कर सकते हैं। इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है। देखिए आपका लोकल सर्वर का पाथ पूरा यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है, तो आप इसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी एज अ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आप कहीं रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग कर रहे हैं, बग टेस्टिंग कर रहे हैं
और आपको ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपने कोई इनपुट डाला और वहाँ पे एरर आ रही है, किसी भी तरह की एरर आ रही है, और उस एरर के अंदर सर्वर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, सर्वर का वर्जन हो गया जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिख रही है, ऐसे कोई लोकल पाथ दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इकट्ठा करके इसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन क्रिटिकल होगी तो आपका बग इसे P3 या P2 लेवल पे भी जा सकता है और आप इसे अच्छी बाउंटी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें एक्सएसएस के साथ साथ एक और नई चीज़ सीखने मिली, एक और नई चीज़ जानने मिली, जो कि है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी कहीं पे हो सकता है, ये तो खैर पेज का कोई एरर है उसकी वजह से हमें यहाँ पे मिला है, बट अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप जाते हैं और आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि वहाँ पे आपको कोई एरर मिल रहा है, तो आप इसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपने और कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली जैसे कि एक्सएसएस हो गया, तो उसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको आज के वीडियो का जो भी मैंने कुछ सिखाया है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं PHP सेल्फ एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड की PHP सेल्फ वल्नरेबिलिटी। प्रैक्टिकली उसे क्रैक करके देखने वाले हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने हमारा एज यूजुअल हमारा वेब सर्वर ऑन कर लिया है। ये आ गए हम अपने बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग एंटर। ये हम आ गए मेन पोर्टल पेज के ऊपर और आज हम यहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड PHP सेल्फ वाली। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सा पेज हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे हमने हैक पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें पेज पे दिख रहा है एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड PHP सेल्फ, और यहाँ पे हमें एक नॉर्मल सा इनपुट फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड, लास्ट नेम की इनपुट फील्ड। ये हमें कुछ ना कुछ सिमिलर टू दिख रहा है एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड गेट और पोस्ट मेथड वाला हमने जो वीडियो देखा था उसके जैसा सिंपल सा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सएसएस का रिफ्लेक्टेड गेट और पोस्ट में क्या दिख रहा था पेज के ऊपर। ये देखिए गेट में भी सेम यहाँ पे यही सब कुछ दिख रहा था, और यहाँ पे पोस्ट मेथड वाला कहाँ गया। पोस्ट मेथड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए PHP सेल्फ पे जाते हैं और यहाँ पे हैक पे क्लिक करते हैं। चलिए कुछ इनपुट करके देखते हैं, हैकिंग इनपुट करके देखते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हैकिंग, और यहाँ पे भी हैकिंग इनपुट करके देखते हैं। गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हैकिंग वेलकम हैकिंग। तो ठीक है, ये हमारा इनपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे सिंपली हमारा बेसिक जो पेलोड है वो डाल के देखते हैं। ये देखिए मैंने बहुत बार शायद डाला हुआ है, या फिर उस पेज में जो गेट और पोस्ट वाला पेज था उसमें डाला हुआ है, तो वो ही सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है शायद। तो चलिए इस पेलोड को डाल के देखते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं सिंपल हैकिंग कीवर्ड। नहीं, सबसे पहले हम इसे ब्लैंक रख के ट्राई करते हैं, फर्स्ट नेम में हैकिंग डाल के स्क्रिप्ट टैग। चलिए गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रहा है बोथ फील्ड्स को एंटर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम पेलोड सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हैकिंग। ठीक है, और अब गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होता है या नहीं। जी हाँ, वेरी इजी, ये हमारा पेलोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एज यूजुअल जैसे ही हम किसी इनपुट फील्ड में एक्सएसएस फाइंड करने जाते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर आप जाते हैं एक्सएसएस में किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे देखना है कि जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, मान लीजिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं या फिर ऐसे कोई भी सिंबल्स हैं जिससे आप एक पेलोड बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सैनिटाइज है या नहीं है, ये चेक करना है। और उसको चेक करने के बाद सीधा अपना बेसिक वाला पेलोड डालना है। अगर बेसिक पेलोड वर्क नहीं कर रहा है तो और दूसरे पेलोड्स ट्राई करने हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, PHP सेल्फ के अंदर। अब चलिए चलते हैं और इसे मीडियम में ट्राई करते हैं
देखते हैं मीडियम में क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हमने मीडियम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेम पेलोड फिर से एंटर करते हैं। यहाँ पे फिर से हैकिंग एंटर करते हैं और देखते हैं, गो पे क्लिक करते हैं क्या आता है। नहीं, यहाँ पे हमारा इस बार पॉपअप नहीं आया और हैकिंग लिख के आया है। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ बट उसका पॉपअप यानी कि ये स्क्रिप्ट टैग हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इस डबल कोटेशन को हटा के हम स्लैश डाल के देखते हैं दोनों जगह पे, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे फिर से हैकिंग की जगह हैक लिख देते हैं इस बार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा जो पॉपअप है वो पॉपअप होता है या नहीं होता है। यस, सक्सेसफुली पॉपअप हमारा मिल चुका है, यानी कि हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फिर से मीडियम लेवल में भी फाइंड कर ली है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वल्नरेबिलिटी थी एक्सप्लॉइट करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये किया। एक सिंपल चीज़ थी, हमें एक इनपुट फील्ड मिली, वहाँ पे हमने हमारा जो बेसिक पेलोड है स्क्रिप्ट टैग, अलर्ट फंक्शन और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, वो हमारा बेसिक पेलोड डाला और हमने एंटर किया तो हमें सक्सेसफुली वहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल गई। ये देखिए, अगर आप यूआरएल में भी देखेंगे तो यूआरएल में भी हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये गेट रिक्वेस्ट वाली मेथड जा रही है। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट नेम, ये हमारा सेकंड पैरामीटर लास्ट नेम और फॉर्म का सबमिट बटन। ठीक है, तो ये एज सिंपल एज जो हमारा फर्स्ट वीडियो था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का गेट मेथड वाला, वैसे ही सेम हो गया। तो आई होप कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक इस गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आप वो दोनों वीडियो भी मैंने डिटेल में जो बनाया है वो जाके देखिए। और ये सेम चीज़ मैंने वहाँ पे सिखाई है, डिटेल में सिखाई है, तो वो भी देखिए। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ही एक और नए टॉपिक में प्रैक्टिकल बेस कुछ प्रैक्टिकली क्रैक करके दिखाऊंगा मैं आपको और सिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जेसन एजेक्स वल्नरेबिलिटी कैसे क्रैक करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना वेब सर्वर लोकल सर्वर स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे ब्राउज़र में अपना मैंने जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं बी बग और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ से हम आज सिलेक्ट करते हैं अपनी वल्नरेबिलिटी का नाम जो कि हमें आज टेस्ट करनी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड एजेक्स जेसन। ठीक है, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और हैक पे क्लिक करते ही ये देखिए आ चुके हैं हम अपने XSS रिफ्लेक्टेड एजेक्स जेसन के पेज के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सर्च मूवी करके एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और नीचे उसका रिफ्लेक्शन यानी कि या कुछ हिंट दी गई है। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे हमें पहले जैसे सर्च का बटन दिया गया था, सिर्फ जेसन था जिसमें हमें सर्च का बटन दिया गया था। ये देखिए जेसन पे हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जेसन रिफ्लेक्टेड जेसन में हमें सर्च का बटन दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे जेसन एजेक्स में हमें सर्च का बटन नहीं दिया गया है। क्यों? इसका मतलब कि जेसन क्यों? क्योंकि एजेक्स जो है वो एक डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस पेज के अंदर एजेक्स का यूज़ किया गया है जिससे क्या होगा कि हम जो भी इनपुट डालेंगे वो तुरंत ही शायद हमें यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो। तो चलिए हम किसी मूवी का नाम डाल के देखते हैं, स्पाइडरमैन डाल के देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर करना शुरू किया, ये देखिए मैं एक लेटर मिटा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेटर भी जा रहा है, फिर से लिख रहा हूँ तो एन भी वापस आ गया। ये देखिए जैसे ही हम लिखते जा रहे हैं वैसे ही नीचे रिफ्लेक्शन होते जा रहा है। इस फंक्शनलिटी को एजेक्स की मदद से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एजेक्स के होने की वजह से हमें यहाँ पे कोई सर्च बार या फिर सर्च बटन नहीं दिया गया है, तो एजेक्स का यूज़ किया गया है इस पेज के अंदर, इसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई सर्च बटन नहीं दिया गया है और हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो सीधा नीचे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब हम
इसके अंदर कैसे एक्सेसेस ढूंढेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसेस ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा स्क्रिप्ट टैग चेक करना होगा कि स्क्रिप्ट टैग वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग तो वर्क नहीं कर रहा है शायद से। तो एंगुलर ब्रैकेट पहले वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट चेक करने के लिए हम बी टैग यानी कि बी टैग है उसका यूज़ करते हैं। ये देखिए सारा कुछ बोल्ट में हो गया। एक हम टेक्स्ट डाल के देख लेते हैं हैक्ड, और बी टैग को क्लोज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे बी टैग प्रॉपरली वर्क कर रहा है या जी हाँ, यहाँ पे हमारा बी टैग प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमारा हैक्ड मैसेज जो है जो हमने टाइप किया है वो बोल्ट में हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ जो है वो नॉर्मल लेटर्स में है, ये हैक्ड वर्ड है वो बोल्ट में है। तो एक्चुअली में हमारा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर हमारा एक्सएसएस का बेसिक पेलोड डाल के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि बेसिक पेलोड क्या होता है, तो ये जो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एक्सएसएस की कि बेसिक पेलोड क्या होता है, ये हमारा एक्सएसएस का एकदम बेसिक सा पेलोड है। इसको एंटर करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए, इससे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, हमारा कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये पेलोड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंगल को इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन है उसकी जगह स्लैश, और दोनों सिंगल कोटेशन की जगह स्लैश डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। जी हाँ, अभी भी कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे ये पेलोड वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये बेसिक पेलोड अगर हमारा वर्क नहीं करता है तो दूसरे भी और भी जो भी स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट के टैग्स हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पेलोड होता है एक्सएसएस फाइंड करने के लिए, जो कि है इमेज टैग का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज टैग का हम यूज़ करके आज देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो इस टैग का मैं मतलब समझा देता हूँ। इमेज टैग IMG यानी कि इमेज टैग, कहीं से अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर इमेज लाके दिखानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इमेज टैग उसके बाद SRC का मतलब यहाँ पे होता है सोर्स। तो हमने जहाँ से हमारी इमेज उठा के लानी है वो सोर्स यहाँ पे हम डालेंगे, यानी कि हमारी इमेज का URL जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है उसका सोर्स, उसका लिंक यहाँ पे हम डालेंगे। तो हमारा सोर्स हो गया X। ठीक है, तो अगर हमारी इमेज जो हमने पाथ दी है वहाँ पे है तो वहाँ से आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर हमारी इमेज नहीं है, यहाँ पे जो पाथ दिया है वहाँ पे हमारी इमेज नहीं है, तो क्या होगा, एरर आएगी। तो ऑन एरर यानी कि अगर एरर आती है तो क्या करना है, एक अलर्ट पॉपअप करना है जिसमें प्रिंट होके आएगा नंबर 5। यहाँ पे 5 की जगह हम और कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे 5 पे रखा है और यहाँ पे हमारा इमेज टैग क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सोर्स में X दिया है, क्योंकि X नाम के पाथ के ऊपर कोई भी हमारी इमेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एरर क्रिएट होगी, और एरर क्रिएट होगी तो यहाँ पे हमारा अलर्ट मैसेज पॉपअप होना चाहिए जिसमें 5 लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा पेलोड। तो चलिए चेक करते हैं। इस पेलोड को कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं कि पॉपअप आता है या नहीं आता है। तो ये हमने जैसे ही पेस्ट किया तुरंत हमारा यहाँ पे पॉपअप आ चुका है। ये देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ, यानी कि हमने जो मैसेज यहाँ पे डाला था वो लिखा हुआ पॉपअप आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें यहाँ पे अपना रिजल्ट मिल चुका है, हमें यहाँ पे एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है। अब यहाँ पे एजेक्स यूज़ किया गया है, कोई सर्च बटन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बार बार ये पेलोड एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, और हम जितनी बार ओके पे क्लिक करेंगे वो बार बार पेलोड एग्जीक्यूट होने की वजह से बार बार मैसेज आता ही रहेगा। ये देखिए, जैसे ही जितनी बार मैं ओके पे क्लिक करूँगा, हर बार ओके पे क्लिक करने के बाद ये पेलोड जो है हमारा इनपुट फील्ड के अंदर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमें ये मैसेज आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये एजेक्स का कमाल होता है कि कुछ भी हमें डायनेमिक करना है अपने वेब पेज के ऊपर, एक छोटा सा पार्ट अगर हमें डायनेमिक बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो
ये हमने यहाँ पे इस पेज के ऊपर सक्सेसफुली एक्सेस फाइंड कर ली है। ऐसे ही अगर आप किसी रियल सिनारियो में कोई बग बाउंटी में या फिर एथिकल हैकिंग के अंदर ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे इनपुट फील्ड दी गई है और उसका रिफ्लेक्शन तुरंत ही नीचे वेब पेज के ऊपर आ रहा है, तो मान लीजिए वहाँ पे एजेक्स का यूज़ किया गया हो और उसमें अगर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो ऐसे आप एक नॉर्मल पेलोड की जगह पे, इस नॉर्मल पेलोड की जगह पे ऐसे इमेज टैग वाले पेलोड या फिर दूसरे भी बहुत सारे टैग वाले पेलोड्स आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे पेलोड्स का यूज़ करके आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे बंद करने के लिए हमें इस पेज को एक बार रीलोड करना होगा। तो जैसे ही हमने इस पेज को रीलोड किया, ये देखिए यहाँ से हमारा पेलोड भी हट गया और हमें पॉपअप आना यहाँ पे बंद हो गया है। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में एजेक्स जेसन एक्सएक्सेस रिफ्लेक्टेड वल्नरेबिलिटी के अंदर। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा और आपने सीख लिया होगा ये कैसे होता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ।